गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक आ रही है? दो तीन लोगों के मैसेज गुड इवनिंग के तो हैं, लेकिन एक बार क्लियर के मैसेज देख लूं मैं। आयुषी ने लिख दिया, ओके। राजेश्वरी ने, कपिल ने, राघवेंद्र ने लिख दिया, प्रियंका ने, लक्ष्मण ने, पंकज ने, पुतिन ने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। राहुल, प्रियंका, पुतिन के अलावा आर साहू। चलो बढ़िया, क्लियर है, मतलब आवाज मेरी है ना क्लियर है? ओके, चलो कंटिन्यू कर सकते हैं भाई अपन। आज से हम हेमेटोलॉजी शुरू कर रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री अपनी एंड हो चुकी है। हेमेटोलॉजी में अब हमारी जो क्लासेस चलेंगी उसमें पैटर्न में अपन ने थोड़ा सा चेंजेस किया है। जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अपन अपने पैटर्न को थोड़ा सा अपन ने चेंज करना पड़ा है। अभी दिनेश सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो थ्योरी ही अपनी लगातार चलेगी। तो एक दिन में 2 बार क्लास होंगी, लेकिन दोनों बार ही अपनी थ्योरी की क्लास होंगी। और थ्योरी की क्लास में भी थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। इस बार अपन पीपीटी पे ना करके डायरेक्ट अपन पीडीएफ से ही कवर करेंगे। पीडीएफ मैंने आपको पहले से ही भेज दी है, पहले से ही आपको अपलोड कर दी है ऐप पे। तो आप ऐप से हेमेटोलॉजी के जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी मैंने आज अपलोड कर दी, तो आप इकट्ठी डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना, ठीक है। अब इसमें जो कुछ चीजें, नई चीजें अपन ऐड करेंगे, आप लोगों के फीडबैक पे भी अपन बहुत कुछ चलते हैं। जैसे जैसे आप फीडबैक देते जाते हैं उसके हिसाब से अपन अपनी थ्योरी में और चीजों को इंक्लूड करते जाते हैं। तो जैसे अगर आप बोलेंगे कि कोई चीज और ऐड करना है तो अपन उसको ऐड करते जाएंगे, तो उसके फिर मैं नोट्स अलग से ऐड करके आपको ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम बेसिकली ब्लड सेल्स, पूरा हेमेटोलॉजी जो हमारा सेक्शन होता है इसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड सेल्स की पूरी स्टडी हमारी हेमेटोलॉजी, एक्चुअली ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी कहलाती है। तो ब्लड सेल्स इसमें मेन है, ठीक है। तो अपना एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि भाई हेमेटोलॉजी में अपन को ब्लड सेल्स को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आज का अपना टॉपिक जो है वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जिसमें हम ब्लड सेल्स के बारे में बिल्कुल बेसिक चीजों को समझेंगे, ठीक है। एक दीपक का मैसेज है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं हुए हैं अपलोड। दीपक, उसमें 2-3 दिन का समय लग रहा है, उनकी अलग से टाइपिंग चल रही है, तो वो जरूर 2-4 दिन के अंदर अपलोड हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो ब्लड सेल्स के बारे में बोल रहा था मैं। ब्लड सेल्स हम आज पढ़ रहे हैं। ब्लड सेल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक तो हमारी बॉडी में किस तरह से ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल, उनकी साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी उनकी कैसी होती है। और दूसरा, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी अगर हुई, किसी को अगर डिसीज हुई, कोई डिसऑर्डर हुआ, तो उस टाइम पर ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी क्या हो जाती है, ये हमारा आज का टॉपिक है ना। दोनों चीजों को अपन ने इंक्लूड किया है। देखो, आप बुक में आप पढ़ोगे तो चाहे गॉडकर पढ़ो चाहे ओची पढ़ो, तो उसमें थ्योरी जो होती है वो अलग तरीके से होती है। लेकिन जब अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपन को थोड़ा सा और अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है ना। कंपोजिशन ब्लड और कलेक्शन ऑफ ब्लड, ये सब अपन ने एंटीकोगुलेंट, ये अपन ने जयप्रकाश ब्लड कलेक्शन के टॉपिक में बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ लिया। जयप्रकाश, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है बायोकेमिस्ट्री तो आप उसमें देख लेना। ब्लड कलेक्शन को अपन ने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था, उसमें अपन ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में भी काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में अपना एक पार्ट था ब्लड सेल्स, दूसरा पार्ट था प्लाज्मा, है ना। तो आज अपन ब्लड सेल्स को ले रहे हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स की अपन सबसे पहले नॉर्मल मॉर्फोलॉजी समझेंगे कि नॉर्मल हमारी बॉडी में किस तरह से ब्लड सेल्स होती हैं। और एक बार नॉर्मल देखने के बाद जब किसी पेशेंट को डिसीज होती है, कोई डिसऑर्डर होता है, तो उस टाइम पर ये ब्लड सेल्स किस तरह से मॉडिफाई हो जाती हैं, किस तरह से चेंजेस हो जाती हैं, वो अपन समझेंगे। ब्लड सेल्स की अपन बात करें तो ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की होती है भाई? पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट। आरबीसी फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं। आरबीसी का एक नाम और भी है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का भी एक और नाम है ल्यूकोसाइट। इसी तरह से प्लेटलेट का भी एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। हालांकि एकदम बेसिक चीजें हैं, आपको नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, 3 तरह की हमारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर अपन इनके फंक्शन की बात करें तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, है ना। जब अपन सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को ये कैरी करती हैं अपनी पूरी बॉडी में। ऑक्सीजन को ले जाने का काम आरबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी जो हमारी होती हैं वो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट कुछ भी आ गया तो इस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। प्लेटलेट जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन एक एक सेल्स को और डिटेल में थोड़े समझते हुए चलते, जो एग्जाम में पॉइंट आएंगे उनको ही अपन ज्यादा डीप में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन आरबीसी को देखेंगे। आरबीसी कैसी होती है भाई? आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। एवरेज साइज की बात कर रहे हैं, अब एवरेज साइज में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज साइज आपको याद रखना है 7.5 माइक्रोमीटर साइज की हमारी आरबीसी होती है। इनका जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है। बाई मतलब दोनों तरफ से, कॉनकेव मतलब दबा हुआ, है ना। कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ होता है और कॉनकेव मतलब दबा हुआ, मतलब ये दोनों तरफ से दबी हुई होती है। जैसे अगर आप ये इसी आरबीसी को आप देखेंगे तो आरबीसी कैसी होती है? होती तो राउंड है लेकिन ये दोनों तरफ से दबी हुई होती है। हमारी जो रोटी होती है, अपन घर में जब रोटी बनाते हैं तो रोटी जब तवे गैस पे अपन डालते हैं तो फूल जाती है, तो वो कैसी हो जाती है? बाई कॉनकेव, कॉन्वेक्स हो जाती है, क्योंकि वो दोनों तरफ से उठी हो जाती है। अगर उसी रोटी को अगर अपन बीच में से दोनों तरफ से दबा दें तो वो कैसी हो जाएगी? कॉनकेव हो जाएगी, है ना, दोनों तरफ से, तो अपन उसको बोलेंगे बाई कॉनकेव। तो हमारी इसी आरबीसी जो होती है वो कुछ इसी तरह की ही होती है। इसको अपन अपने दाल बाटी बाटी जो होती है उससे थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। बाटी को आप बीच में से दोनों तरफ से दबा दोगे तो वो कैसा हो जाएगा? बाई कॉनकेव। तो हमारी आरबीसी जो होती है वो कुछ इसी तरह की ही होती है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया मतलब पूरे जो सरफेस है, जैसे अपन कभी मकान के लिए अगर अपन प्लाट खरीदना होता है तो अपन उसका पूरा एरिया देखते हैं, है ना। तो एरिया देखने के लिए अपन क्या करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब अगर कोई स्क्वायर चीज है तो उसमें तो अपन लंबाई गुणा चौड़ाई कर सकते हैं, लेकिन कोई गोल चीज है तो उसको फिर कैलकुलेट करने के लिए अपने दूसरे फॉर्मूला लगेंगे। तो इसका जो पूरा सरफेस एरिया है उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी वैल्यू निकलती है 163 माइक्रोमीटर स्क्वायर। बड़ा अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में इस तरह के पॉइंट्स बहुत आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.093। हमेशा ध्यान रखना आप, हमारा जो पानी होता है, वाटर जो होता है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.000 होती है। और जितने भी लिक्विड होते हैं, जितने भी कोई मटेरियल होगा, उनकी अगर अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे तो वो पानी से ही अपन कंपैरिजन करके नापते हैं। कल भी अपन परसों के दिन भी अपन क्लासेस ले रहे थे, कल मेरे ख्याल से कल ही ले रहे थे ना, कल ले रहे थे, तो अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सॉल्यूशन पे जब बात की थी तो मैंने कहा था भाई इनके जो स्पेसिफिक, इनका जो वेट होता है वो हम इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकालते हैं। तो सबसे पहले वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकलेगी? हम पानी से कंपेरिजन करेंगे। पानी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है ना, तो उससे कंपेरिजन करके हम सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। जब पूरे ब्लड की बात करते हैं हम, तो ब्लड की पूरी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.055। 1.055 जो होती है वो टोटल ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। लेकिन उस ब्लड में से अगर अपन सेल्स को निकाल दें अलग, सेल्स में अगर अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो होती है 1.093। अब देखो, कभी भी कोई सॉल्यूशन बनाते हैं या दो चीजों को मिक्स करते हैं तो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतने जल्दी नीचे बैठता है, नीचे बैठ जाता है, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वो ऊपर तैरने लगता है। जैसे अगर अपन पानी और तेल दोनों को अगर अपन सॉल्यूशन बनाएं या मिक्स करने की कोशिश करें तो क्या देखेंगे आप कि पानी में अगर आप तेल डालोगे तो तेल ऊपर की सतह पर ही तैरने लगेगा। कितना ही तेल डाल दो आप, अगर आप एक गिलास में भरोगे तो आप आधा गिलास अगर पानी भरोगे और आधा गिलास तेल भरोगे तो तेल हमेशा ऊपर ही रहेगा, है ना। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो उस तेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज्यादा होगी तो उसका अगर अपन सॉल्यूशन बनाते हैं या मिक्स करते हैं तो वो हमेशा नीचे बैठ जाती है। तो अगर अब यही चीज अपने ब्लड पे भी लागू होती है, ब्लड में अपने जो एंटीकोगुलेंट ब्लड होते हैं उनमें अगर आप एंटीकोगुलेंट ब्लड को अगर थोड़ी देर रख दोगे, 1-2 घंटे अगर आप रख दोगे, तो आप देखोगे कि जो सेल्स हैं वो अपने आप
उस ट्यूब में नीचे बैठ जाती हैं और बाकी का जो प्लाज्मा वगैरह होता है वो ऊपर निकल आता है। तो इसका रीजन क्या है कि पूरा जो ब्लड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.055, जबकि हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें आरबीसी जो होती है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.093। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, बिल्कुल अपन टारगेट स्टडी करके लेकर चल रहे हैं, तो जो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ही अपन ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक रेशमा का मैसेज आया कि ब्लड सेल्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.092 से लेकर 1.101 तक भी हो सकती है। बहुत बढ़िया रेशमा, सही कह रहे हो आप। रेंज देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कभी भी जो नॉर्मल वैल्यू होती है उनमें वैसे तो एग्जाम में ज्यादातर रेंज से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेंज को याद करने के लिए हमारी डबल एनर्जी लगती है। वही रेंज याद करना है तो हमको पहले जो पहली वाली वैल्यू है फिर दूसरी वाली वैल्यू है, दो वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि आप मीडियम की एक वैल्यू याद रख लें और आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलें कि भाई इससे थोड़ा बहुत 19-20 तो होगा ही होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर अपने जितने भी पॉइंट है, चाहे मैं साइज की बात करूं, चाहे सरफेस एरिया की बात करूं, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, ये सारे जो पॉइंट हैं वो अप्रोक्सीमेटली चलते हैं, मतलब इनमें थोड़ा बहुत 19-20 का चेंजेस हो सकता है। बुक में कई जगह पर इसकी रेंजेस भी मिलती हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से आपको रेंजेस ना याद करके एक सिंगल वैल्यू याद करें तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। साइज जो होता है उसका 7.5 माइक्रोमीटर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा। सरफेस एरिया 163 माइक्रो एम स्क्वायर, 19-20 चलेगा। और इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1.093 होती है, बाकी इसमें 19-20 मतलब थोड़ा बहुत कम और थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नंदनी का मैसेज है कि सर सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दीजिए, ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी सबकी। नंदनी बिल्कुल, ब्लड की हमने देखो दो चीजों की याद रखो आप, ब्लड की 1.055 और आरबीसी की 1.093 है ना। बाकी फिर प्लाज्मा, और प्लाज्मा तो फिर अपने वाटर के बराबर, ब्लड के बराबर ही हो जाएगा, है ना। तो फिर और बहुत सारी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ब्लड और सेल्स। बाकी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी तो एक होती है, वो तो अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राजन ने लिखा सर आरबीसी मेम्ब्रेन डोनम मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डोनेम मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मैंने नहीं पढ़ा है राजेंद्र, एक बार मैं भी रिसर्च कर लूंगा इस पे। डोनेम मेम्ब्रेन करके कोई वर्ड अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, आरबीसी के बाद में हम चलते हैं आगे डब्ल्यूबीसी पर, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हमने ल्यूकोसाइट भी कहा। डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो टोटल 5 तरह की होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स में आरबीसी एक ही टाइप की है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की अपन बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी 5 तरह की होती है। और दोनों में अगर अपन डिफरेंस देखें तो एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, आरबीसी जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि हमारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली हमारी बॉडी में ज्यादातर जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारी जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक टाइप है, अपन ने शुरुआत में ही सेल के टाइप में ये चीज डिस्कस की थी। ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट कहलाती हैं। लेकिन आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आरबीसी अगर न्यूक्लियस उसमें नहीं होता तो ये यूकैरियोटिक टाइप की कैसे हो गई। एक्चुअली आरबीसी जब बनती हैं, जब स्टेम सेल से इनका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें शुरुआत में जब स्टेम सेल होती है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, बाद में फिर ये धीरे धीरे न्यूक्लियस गायब होता जाता है और बाद में खत्म हो जाता है। मतलब आरबीसी जब पूरी तरह से मैच्योर होती है उस टाइम पर इसका पूरा न्यूक्लियस जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है, लेकिन हम इसे यूकैरियोटिक सेल्स ही मानते हैं। बहुत बढ़िया, रेटिकुलोसाइट दीपक ओझा ने कहा इससे पहले की जो स्टेज होती है वो रेटिकुलोसाइट कहलाती है। तो रेटिकुलोसाइट से पहले भी अगर आप जाएंगे, अपन ये पूरा चैप्टर एक अलग से पढ़ने वाले हैं हीमोपोइसिस पे कि किस तरह से ब्लड सेल्स बनती हैं, है ना, उसमें अपन ये डिस्कस करेंगे। तो आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तब उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जब वो इम्मैच्योर होती है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसे यूकैरियोटिक सेल्स ही मानते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं भाई, डब्ल्यूबीसी जो है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस और इसके साइटोप्लाज्म के आधार पे ही इनके नाम रखे गए हैं, है ना। पहली सेल्स है हमारी न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है इओसिनोफिल, तीसरी है बेसोफिल, चौथी है लिम्फोसाइट और पांचवी है मोनोसाइट। ये 5 तरह की डब्ल्यूबीसी हमारी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो न्यूट्रो और फिल 2 शब्द हैं,
यहाँ पर न्यूट्रोफिल जो बना है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल और फिल मतलब उसका कलर। इसी तरह से यूस्नोफिल और तीसरा है बेसोफिल। क्या मतलब है भाई इनके? एक्चुअली जब हम इन ब्लड सेल्स की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, तो हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखते हैं तो इनकी पहले स्टेनिंग करते हैं। और स्टेनिंग जब करते हैं तो स्टेनिंग में जो हमारे स्टेनिंग सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो सेल्स के कुछ सेल्स जो होती हैं वो एसिडिक पार्ट को, एसिडिक सॉल्यूशन को जल्दी स्टेन करती हैं, कुछ जो होती हैं वो बेसिक सॉल्यूशन को से स्टेन होती हैं, है ना। तो उसके आधार पे ही इनके नाम है। न्यूट्रोफिल्स एक ऐसी सेल्स हैं जो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों में मिक्स इसकी स्टेनिंग होती है, इसलिए ये न्यूट्रल अपन इसको माना है। अपन ने इसको न्यूट्रल माना है कि इसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी होगी वो ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है। तो न्यूट्रल होने की वजह से हम इसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से यूस्नोफिल की बात करें तो यूस्नोफिल का जो नाम है वो भी इसके सॉल्यूशन के नाम पे है। जब हम स्टेनिंग सॉल्यूशन करते हैं तो स्टेनिंग में यूसिन हमारा एक स्टेनिंग सॉल्यूशन है। यूसिन के थ्रू जब हम इसको स्टेन करते हैं तो यूसिन के कलर को ये सेल ज्यादा अच्छे से लेती है, इसलिए नाम इसका यूस्नोफिल है। इसी तरह से बेसोफिल का जो नाम है वो इसकी बेसिक डाई की वजह से है, क्योंकि ये बेसिक डाई की वजह से स्टेन हो जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। राजेंद्र ने एक बहुत अच्छा मैसेज लिखा है, न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं। बहुत शानदार, ठीक है। ईओसिनोफिल जो होता है वो येलो कलर का होता है, दीपक ने कहा है। एकदम येलो नहीं होता है दीपक। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। न्यूट्रोफिल्स का साइज जो होता है वो 10 to 14 माइक्रोमीटर का होता है। हमारी 5 तरह की WBC हैं। इन 5 तरह की WBC के साइज में थोड़ा अंतर है ना। ज्यादातर जो सेल्स है वो 10 से 15 माइक्रोमीटर के आसपास के साइज की हैं, और आरबीसी जो है उससे लगभग दोगुने साइज की होती है। आरबीसी का साइज कितना है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 7.5 माइक्रोमीटर, है ना। तो आरबीसी से जस्ट डबल के आसपास होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, है ना। लेकिन उसमें भी कुछ जो होती हैं वो छोटी होती हैं थोड़ी, कुछ जो होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं। एवरेज अपन बात करें तो 10 से 15 होगी, लेकिन न्यूट्रोफिल्स का जो साइज होता है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। और इतना ही साइज जो होता है वो बेसोफिल का ही होता है, इतना ही साइज जो होता है वो लिम्फोसाइट का भी होता है, ठीक है। मतलब अपन एवरेज मान के चल सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस में 3 से 7 लोब प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी पे देख रहे हैं अपन, लोब क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियस जो होगा वो कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ होगा कॉइल की तरह। तो कॉइल जब बनती है तो इसमें कॉइल का जब एक राउंड होता है उसको हम उसके लोब बोलते हैं। तो इस न्यूट्रोफिल्स में 3 से लेकर 7 तक के लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फेगोसाइटोसिस होता है, मतलब ये बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम करता है। हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया कहीं पे एंटर कर गया है तो उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करके ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम न्यूट्रोफिल्स का होता है। ईओसिनोफिल की बात करते हैं। ईओसिनोफिल का साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा बड़ा मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारी ब्लड सेल्स में सबसे बड़े साइज की जो सेल है वो है हमारी मोनोसाइट। उनका जो साइज होता है वो 15 से लेकर 18 माइक्रोमीटर का होता है। तो अपन ये मान के चल सकते हैं न्यूट्रोफिल से थोड़े से बड़े साइज की सेल है हमारी ईओसिनोफिल। और इसमें एक बहुत अच्छा अंतर है, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ 2 ही लोब्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स में 3 से 7 तक के लोब्स प्रेजेंट है, जबकि ईओसिनोफिल में 2 लोब्स ही प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी किसी पेशेंट को अगर होती है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन के टाइम पर भी ये जो होती है ईओसिनोफिल, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। बेसोफिल का साइज हमने 10 से 14 माइक्रो एम पढ़ा ही। न्यूक्लियस में मोस्टली इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके जो लोब्स होते हैं वो एक्चुअली इसके ग्रेन्यूल्स की वजह से दिखते ही नहीं। इसके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो बहुत कोर्स ग्रेन्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, ईओसिनोफिल की बात कर रहे हैं, तो उनके ग्रेन्यूल्स इतने बड़े नहीं होते, इतने कोर्स नहीं होते। बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि उनका न्यूक्लियस हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि भाई एवरेज, लेकिन अगर अपन अच्छे से देखें तो एवरेज देखें तो ज्यादातर 2 लोब्स ही बेसोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत बढ़िया, 1-2 लोगों के मैसेज हैं। हरविंदर ने कहा कि हिस्टामिन को रिलीज करता है बेसोफिल, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो हरविंदर आप। रेशमा ने कहा स्पेसिफिक WBC का साइज कितना होता है? रेशमा
साइज पे ही अपन डिस्कस कर रहे हैं। स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी कोई अलग से डब्ल्यूबीसी थोड़ी वही अलग पांच पांच टाइप की डब्ल्यूबीसी है और पांचों का जो साइज है वो अलग अलग होता है ना। तो स्पेसिफिक मैंने एवरेज बोल दिया 10 से 15, लेकिन 10 से 15 किसी एक डब्ल्यूबीसी का नहीं है, किसी का थोड़ा छोटा है, किसी का थोड़ा बड़ा है। गायत्री का एक मैसेज है कि इनके ग्रेन्यूल्स को कॉपर कलर पर क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रेन्यूल्स के कलर भी बता दीजिए। गायत्री ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है। एक्चुअली ये जो कलर होते हैं वो इनके ग्रेन्यूल्स के ही कलर पे ही अपन ने इनके नाम रखे। जब मैं न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहा था तो एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स के ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल की बात कर रहा था तो इओसिनोफिल के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इओसिन कलर को लेते हैं, इओसिन कलर से स्टैन होते हैं। और बेसोफिल की बात कर रहे थे तो ये बेसिक डाई से उनके ग्रेन्यूल्स कलर होते हैं। ये हमारी जो तीन सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, तीनों जो सेल्स हैं इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम इनको ग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं और इनके जो नाम है वो इनके ग्रेन्यूल्स के कलर के आधार पे ही हैं। बाकी की जो दो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते साइटोप्लाज्म में, और ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते इसलिए हम इसको, इन दोनों सेल्स को ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। मतलब अगर अपन डब्ल्यूबीसी की बात करें तो पहले हम शुरुआत में डब्ल्यूबीसी को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में फिर हमारी तीन और आ गई, न्यूट्रोफिल्स आ गई, इओसिनोफिल और आ गई, और बेसोफिल आ गई। और ए ग्रेन्युलोसाइट में फिर हमारी दो आ गई, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है भाई, चलो कल आगे चलें। सर इनकी लाइफ साइकिल सब पढ़ेंगे जयप्रकाश, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी अपन ने बिल्कुल बेसिक टॉपिक से शुरुआत की है हेमेटोलॉजी की, सब कुछ पढ़ने वाले हैं अपन। लाइफ साइकिल, प्रोडक्शन किस तरह से होता है सब पढ़ेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट पे चलते हैं अपन। लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, एक होती है स्मॉल लिम्फोसाइट, दूसरी होती है लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज जो होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर, मतलब आरबीसी के साइज के आसपास ही होती है हमारी स्मॉल लिम्फोसाइट, है ना। और जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं और माइक्रोस्कोपी में हम ये देखना चाहते हैं कि आरबीसी बड़ी तो नहीं है या फिर छोटी तो नहीं है ना। अपन जब एनीमिया टाइपिंग करते हैं तो एनीमिया टाइपिंग में हमको ये देखना होता है कि आरबीसी कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं है या ज्यादा छोटी नहीं है। तो आरबीसी का जो कंपैरिजन होता है वो स्मॉल लिम्फोसाइट के आधार पर ही होता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आरबीसी का साइज थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज कभी भी ना कम होता है ना ज्यादा होता है। मतलब ये स्मॉल लिम्फोसाइट जो होती हैं वो कभी भी ना तो छोटी होंगी ना ही बड़ी होंगी। तो जब भी हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में आरबीसी के साइज अगर हमको देखना है तो हम स्मॉल लिम्फोसाइट के कंपैरिजन के थ्रू ही उसको डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं कि आरबीसी छोटी है या फिर बड़ी है। नंदनी का मैसेज है कि सर संख्या में सबसे कम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी जो होती है वो बेसोफिल होती है। बहुत बढ़िया नंदनी, सही कह रहे हो आप। एक दीपक ने कहा कमेंट आना बंद हो तब तो सर टाइम ले पड़ा। चलो, जो चीजें हैं, जो पूछने वाली चीजें वही कमेंट किया करो भाई, दीपक ने सही कहा, ठीक है। चलो, लिम्फोसाइट जो होता है इसका मेन काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स में और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। लिम्फोसाइट जो होती हैं वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करती है, प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है क्योंकि उनमें लिम्फोसाइट बनना कम हो जाती हैं। क्यों, ऐसा क्यों, इसका पीछे भी एक रीजन है। लिम्फोसाइट, जो हम दो तरह की सेल्स की बात कर रहे थे, तो दो में से लिम्फोसाइट कुछ जो होती हैं वो बोन मैरो से बनती हैं। बोन मैरो से बनने वाली जो लिम्फोसाइट होती है उनको अपन बी सेल कहते हैं। इसी तरह से दूसरी एक जगह और भी है जहां से लिम्फोसाइट बनती है, हमारी थाइमस ग्लैंड। अपन ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डिस्कस की थी। थाइमस ग्लैंड हमारे कहां पर, स्टर्नम के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है एक एज के बाद, 60 एज के बाद थाइमस ग्लैंड जो होती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और एक एज में, लगभग 80 साल की एज में थाइमस ग्लैंड पूरी तरह खत्म हो जाती है। और थाइमस ग्लैंड जब पूरी तरह खत्म हो जाती है तो टी सेल्स जो होती है वो बिल्कुल बनना बंद हो जाती है।
टी सेल्स बनना बंद होती हैं तो एंटीबॉडीज भी जो होती हैं वो बहुत कम बनने लगती हैं। इसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत हद तक लिम्फोसाइट पर ही डिपेंड करती है। लिम्फोसाइट की संख्या अगर अच्छी है, नंबर अच्छे हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। अगर इनकी नंबरिंग कम हो जाएगी तो इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, लिम्फोसाइट को मेमोरी सेल भी नहीं कहते, कपिल गलत बोल रहे हो आप। किरण, सॉरी किरण, काजल ने बोला था, किरण क्लिनिकल सब बताएंगे भाई, इतना पेशेंस क्यों नहीं रखते आप लोग। मोनोसाइट पे चलते हैं अपन आगे। मोनोसाइट का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, हमारे ब्लड में सबसे बड़ी सेल्स है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है, वो हमारी मोनोसाइट सबसे बड़ी सेल्स है ना। ब्लड सेल्स में सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो ब्लड सेल्स में सबसे छोटी सेल्स हमारी प्लेटलेट हो गई, है ना। अगर पूरी बॉडी की ब्लड सेल्स में पूछा जाए कि पूरी बॉडी में सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है, तो स्पर्म सेल को हम सबसे छोटी सेल मानते हैं। हालांकि अभी भी कई जगह पर गूगल्स में या बुक में आप कंपैरिजन करेंगे तो ब्लड सेल्स में आरबीसी और स्पर्म दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो आरबीसी का साइज जो होता है वो छोटा होता है, स्पर्म का साइज बड़ा होता है। कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पर्म का जो पीछे की पूंछ होती है उसको सीलिया मानते हैं, इसलिए वो ये मान के चलते हैं कि स्पर्म जो होती है वो बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है और अगर आरबीसी नहीं लिखा तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा स्पर्म होगा। स्पर्म हमारी बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है, सबसे बड़ी सेल ओवा होती है। अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में सबसे छोटी सेल जो होती है वो हमारी प्लेटलेट होती है, सबसे बड़ी सेल जो होगी वो हमारी मोनोसाइट होती है। ठीक है, आगे बढ़े। मोनोसाइट का मेन काम क्या होता है भाई, ये पहली बहुत अच्छी चीज है कि ये जो मोनोसाइट होती है ये किडनी शेप की होती है मोनोसाइट, और किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है इनका, सॉरी, है ना। शेप तो सबका राउंड ही रहेगा लेकिन न्यूक्लियस जो होता है इसका किडनी शेप होता है। इसका जो मेन काम होता है वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्शन वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको अगर वो काफी लंबी टाइप तक इन्फेक्शन चल रहा है तो क्रोनिक टाइप के इन्फेक्शन को खत्म करने का काम मोनोसाइट का होता है। इसको आप एक सेना से कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे आप पुराने जो राजा महाराजाओं के युद्ध चला करते थे तो राजा महाराजाओं में पहले सबसे पहले आगे कौन चले करते थे, पैदल वाले सैनिक, फिर घोड़ा वाले, फिर घोड़ा वाले के बाद में फिर कौन आते थे, हाथी वाले सैनिक, है ना। तो ये जो मोनोसाइट है ये हमारा एक हाथी वाला सैनिक है। हाथी वाले सैनिक की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पैदल वाले सैनिक काम नहीं कर पाएंगे, मतलब युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं, दुश्मन को नहीं मार पा रहे हैं। पहले पैदल वाले मारने की कोशिश करेंगे, फिर घोड़े वाले मारने की कोशिश करेंगे, जब वो भी नाकामयाब हो जाते हैं तो फिर हाथी वाले आते हैं ना। तो हमारा मोनोसाइट ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी सेल्स है, मतलब ये हाथी है ना। तो इस हाथी में क्या है भाई, जब पहले शुरुआत करेगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर वो बैक्टीरिया वायरस को खत्म नहीं कर पा रहा है न्यूट्रोफिल्स, तो उस टाइम पर फिर हमारे मोनोसाइट का काम आता है। मोनोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा इन्फेक्शन जो काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है और न्यूट्रोफिल्स या बाकी हमारी जो दूसरी सेल्स है जैसे यूसोफिल है, बेसोफिल्स है, ये अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही हैं तो मोनोसाइट उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। बहुत बढ़िया, सेकंड लाइन डिफेंस भी अपन इसको बोलते हैं, निधि ने बोला, बहुत बढ़िया निधि, है ना। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस के सेल्स कहलाते हैं। मोनोसाइट हमारे सेकंड लाइन डिफेंस के सेल्स कहलाते हैं। बहुत शानदार, ठीक है। मोनो से एक भंवर ने ट्रिक बनाई है, मोटी सेल में, बहुत बढ़िया भंवर। चलो आगे बढ़ते हैं। WBC के बाद अपन आगे प्लेटलेट पे देखेंगे। तो प्लेटलेट के नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में इनका जो साइज होता है वो 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर की सेल्स होती हैं, बड़ी सबसे छोटी सेल्स होती हैं। एक्चुअली ये पूरी सेल होती ही नहीं है, ये सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। जब अपन हीमोपोएसिस पढ़ेंगे तो हीमोपोएसिस में अपन देखेंगे कि प्लेटलेट जो होती हैं वो मेगाकैरियोसाइट से बनती हैं। और मेगाकैरियोसाइट कैसी होती है, पहले एक बड़ी सेल होती है और वो कांच की तरह से बिखर जाती है। जैसे कांच को हम ऊपर से पटक दो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी, इसी तरह से
मेगा कैरियोसाइट जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, फ्रेगमेंट में टूट जाती है, और यही जो फ्रेगमेंट होते हैं वो हमारे प्लेटलेट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, प्लेटलेट अगर अपन देखें तो एक पूरी सेल है ही नहीं, ये सिर्फ फ्रेगमेंट है। लेकिन अगर अपन ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। साइज जो होता है इनका 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर होता है, और ब्लीडिंग के टाइम पे ये कोगुलेशन को प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का काम करती है प्लेटलेट, है ना। ब्लड हमारा कहीं पर भी, अगर हमको चोट लग गई है, कहीं पर कट लग गया हमारी बॉडी में और ब्लड अगर निकल रहा है, तो उस ब्लड को रोकने का काम जो होता है वो सबसे पहले प्लेटलेट का ही होता है। प्लेटलेट क्या करता है, वहां पर प्लेटलेट वहां पर इकट्ठी हो जाएंगी और इकट्ठी होकर ब्लड को, ब्लीडिंग को रोकने का काम करती हैं, ठीक है। तो इनका मेन जो काम होता है प्लेटलेट का, वो ब्लीडिंग को रोकने का काम होता है प्लेटलेट का, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस किया एक नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की, नॉर्मल सेल्स किस तरह से होती हैं, हमारी आरबीसी किस तरह से होंगी, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी किस तरह से होंगी, नॉर्मल प्लेटलेट किस तरह से होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल्स अगर एबनॉर्मल होती हैं तो कैसी दिखती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उन पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। निधि का मैसेज है कि प्लेटलेट की पेरेंट सेल जो होती है वो मेगाकैरियोसाइट होती है, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो निधि आप। एबनॉर्मल पे बात करें तो अपन, तो एबनॉर्मल में भी अपन सबसे पहले आरबीसी पे डिस्कस करेंगे, फिर अपन डब्ल्यूबीसी पे चलेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 अपन एक एक सेल्स पे डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट में ज्यादा पॉइंट नहीं निकलते, मेन अपनी 2 सेल्स ज्यादा रोल प्ले करती हैं, एक आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले अपन आरबीसी को ही देखते हैं। आरबीसी में अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो आरबीसी की एबनॉर्मलिटी 3 तरह से हो सकती है। कौन कौन सी 3 तरह से हो सकती है? पहला, या तो उनके साइज में वेरिएशन आ जाए। साइज कितना होता है भाई? थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, 7.5 माइक्रोमीटर। तो या तो इनके साइज में वेरिएशन हो जाए, साइज में वेरिएशन मतलब आरबीसी या तो छोटी हो जाए या फिर बड़ी हो जाए। तो इस तरह से रेगुलर इरेगुलर हो सकती है, या इसमें इस तरह से एबनॉर्मलिटी आ सकती है। दूसरा, इसके शेप में वेरिएशन हो सकती है। शेप जो होता है इसका बाइकॉनकेव होता है, तो बाइकॉनकेव शेप बिगड़कर या तो पूरी गोल बन जाए या फिर किसी वजह से ये टूट फूट के पूरी गोल ना रह पाए, ठीक है। तो इस तरह से इसके शेप में वेरिएशन हो सकता है। या फिर तीसरी एक और चीज है, इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या है? कभी कुछ कुछ छोटे छोटे धब्बे सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं आरबीसी में, इसको हम हिंदी में अपन बोले तो दाग, है ना, दाग जो होते हैं उनको अपन इंक्लूजन बोलते हैं। तो अगर अपन आरबीसी के एबनॉर्मलिटी की बात करें तो आरबीसी की जो एबनॉर्मलिटी होती है वो 3 तरह से हो सकती है, शेप के आधार पर, साइज के आधार पर और उनके इंक्लूजन के आधार पर, है ना। वेरिएशन उनमें साइज में भी वेरिएशन आ सकता है, शेप में भी वेरिएशन आ सकता है, या फिर इंक्लूजन भी आ सकता है, ठीक है। तो तीनों पे ही अपन थोड़े और डिटेल में चलते हैं कि साइज में आएगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, उसके जो टर्म यूज होंगे वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अगर आरबीसी है तो इसको हम नॉर्मोसाइट भी बोलते हैं। अगर आरबीसी छोटे साइज की है तो हम इसे माइक्रोसाइट बोलेंगे। अगर साइज में ये बड़ी है तो इसको हम मैक्रोसाइट बोलेंगे। 2 वर्ड हैं और बड़े सिंपल से वर्ड हैं। माइक्रो मतलब छोटा और माइक्रोसाइट मतलब छोटी सेल। मैक्रो मतलब बड़ा और मैक्रोसाइट मतलब बड़ी सेल, ठीक है। तो आरबीसी जब छोटी होगी तो हम इसको माइक्रोसाइट बोलते हैं, जब बड़ी होती तो हम इसको मैक्रोसाइट बोलते हैं। ये इस तरह से 2 ही साइज में वेरिएशन हो सकते हैं। अपन सिर्फ साइज की बात करें तो साइज में सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि हम माइक्रोस्कोपी करें और माइक्रोस्कोपी में हम देखें कि आरबीसी में ऐसा नहीं है कि सब सेल या तो छोटी छोटी हैं या फिर बड़ी बड़ी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट में हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो एवरेज से छोटी हैं, बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो एवरेज से बड़ी हैं। मतलब उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, कुछ सेल बहुत छोटी हैं, कुछ सेल बहुत बड़ी हैं। और इस तरह का अगर वेरिएशन दिखता है तो इसको हम मेडिकल टर्म में एक वर्ड यूज करते हैं, एनिसोसाइटोसिस। बड़ा अच्छा वर्ड है, इंपोर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। साइज में जब भी वेरिएशन होता है तो हम इसको मेडिकल टर्म में एनिसोसाइटोसिस कहते हैं। बहुत बढ़िया, दिनेश ने भी कहा। आगे अपन शेप पे चलते हैं। शेप में जब वेरिएशन होगा, नॉर्मल शेप इसका हमने पढ़ा बाइकॉनकेव होता है। तो पहली चीज तो ये स्फेरोसाइट हो सकता है। बाइकॉनकेव मतलब दोनों तरफ से दबा हुआ था। सपोज कर लो ये पूरा गेंद के टाइप के बन गया, पूरा गोल बन गया। अगर ये गोल बन जाता है
अगर ये आरबीसी पूरी गोल बन जाती है तो हम इसको स्फेरोसाइट कहेंगे। अब स्फेरोसाइट में होगा क्या, स्फेरोसाइट में क्या प्रॉब्लम होगी भाई, स्फेरोसाइट में उसकी बाइकॉनकेविटी जो होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब बाइकॉनकेविटी के क्या फायदे हैं, जितने फायदे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। फायदे क्या क्या है भाई, जरा आप इमेजिन करो कि बाइकॉनकेविटी क्यों रखी होगी ऊपर वाले ने हमारी आरबीसी की। तो उसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से आरबीसी में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अटैच हो सकती है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिल जाता है उसमें। ज्यादा सरफेस एरिया अगर चाहिए आरबीसी को तो उसके लिए हम इसका जो शेप है वो बाइकॉनकेव रहता है। और अगर बाइकॉनकेव की जगह पर वो पूरा गोल बन गई तो उसकी जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। जो अपन ने सरफेस एरिया पढ़ा 163 माइक्रो एम स्क्वायर, वो सरफेस एरिया कम हो जाएगा अगर उसकी बाइकॉनकेविटी खत्म हो जाती है। तो पहला रीजन तो ये है भाई, बाइकॉनकेविटी खत्म होगी तो वो आरबीसी उतने अच्छे से ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगी। ठीक है, दूसरा और क्या रीजन हो सकता है, हमारी जो आरबीसी होती है वो आर्टरी के थ्रू, आर्ट्रियोल के थ्रू, वेन्यूल के थ्रू, मतलब छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरी से उनको निकलना होता है, क्योंकि पूरी पूरी बॉडी से जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यू हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है, उनमें ऑक्सीजन पहुंचाती है। मतलब हमारी जो ब्लड है वो हर एक सेल्स तक पहुंचता है लगभग लगभग। तो जितने भी सेल्स तक वो पहुंचता है तो बहुत छोटी छोटी कैपिलरी के थ्रू निकलता है। तो आरबीसी, कई बार ऐसा होता है कि कैपिलरी इतनी पतली होती है कि आरबीसी का साइज जो होता है वो उसके लिए बड़ा, आरबीसी उसको बड़ी हो सकती है ना। तो ये बाइकॉनकेव शेप आरबीसी जो होता है, जब वो छोटी कैपिलरी से निकलता है तो वो थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा सा छोटा होकर वो उस छोटी सी कैपिलरी से निकल सकता है। अगर ये वो उसका शेप बाइकॉनकेविटी खत्म हो जाती है तो वो छोटी छोटी कैपिलरी से उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो उसमें फंस के रह जाएगी छोटी सी। अगर उसका साइज बढ़ गया तो वो छोटी छोटी कैपिलरी से नहीं निकल पाएगी, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी। तो दूसरा रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो बाइकॉनकेविटी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर बाइकॉनकेविटी आरबीसी की खत्म हुई तो वो ऑक्सीजन को उतने अच्छे से कैरी नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से आरबीसी करती है। ठीक है, तो पहला शेप में वेरिएशन हो सकता है, स्फेरोसाइट। स्फेरोसाइट मतलब आरबीसी पूरी गोल अगर बन गई है तो उसको हम, गेंद की तरह अगर बन गई तो हम उसको स्फेरोसाइट कहेंगे। दूसरी है ओवेलोसाइट, नाम से ही समझ में जाएंगे भाई, स्फेयर का मतलब होता है गोल, ओवेल का मतलब होता है अंडा, अंडाकार। अगर अंडाकार बन जाती है तब भी प्रॉब्लम होगी, अंडाकार अगर बन जाती है तो इसको हम ओवेलोसाइट कहते हैं। फिर तीसरी है स्टोमेटोसाइट। स्टोमेटो, स्टोमेटो एक्चुअली एक लैटिन का शब्द है और इस्ट का मतलब होता है पत्ते। पत्तियों के आकार का, पत्ते के आकार का कैसे हो सकता है भाई, इसका जो बीच बीच वाला एरिया है, बीच वाली जो बाइकॉनकेविटी है वो लंबे में हो जाती है थोड़ी सी, है ना। तो इसको हम स्टोमेटोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अगली है टारगेट सेल। टारगेट सेल में क्या होगा, टारगेट सेल में बाइकॉन क्या जो है इसका सिर्फ बीच में थोड़ा सा ही होकर रह जाएगा, बाकी जो है वो उठा हुआ होगा। और उठा होने की वजह से जब इसको हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो ये जो सेल्स होती है वो टारगेट की तरह दिखती है। टारगेट मतलब जो मिलिट्री वाले लोग रहते हैं तो वो टारगेट बनाते हैं, तो वो इस तरह से टारगेट बनाते हैं, है ना। तो माइक्रोस्कोपी में देखने पर अगर सेल्स टारगेट की तरह दिख रही है तो इस सेल्स को हम टारगेट सेल कहते हैं। इसके बाद में है सिकल सेल। सिकल सेल जो होती है वो मून शेप की या फिर हंसिए के आकार की हो जाती हैं, और ये मोस्टली आरबीसी के टूटने की वजह से होती है। आरबीसी अगर टूट गई है तो टूटकर वो चांद के आकार की दिखती है या मून के आकार की या हंसिए के आकार की दिखती है, तो इसको हम सिकल सेल कहते हैं। कभी कभी हम इसको पत्ते के आकार भी बोलते हैं, सिकल सेल, है ना। फिर अगली है बर सेल। बर सेल में क्या होती है, आरबीसी के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ जाता है। तो मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आने की वजह से उसकी मेम्ब्रेन इतनी स्मूथ नहीं होती। स्मूथ नहीं होगी तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, स्मूथ अगर हो रहती है तो वो उनको सर्कुलेट होने में दिक्कत नहीं आती, है ना। छोटी छोटी कैपिलरी से वो आराम से निकल जाती हैं। तो अगर उनकी सरफेस स्मूथ नहीं रहती तो उसको हम बर सेल बोलते हैं। अगला है हमारा एसेंथोसाइट। एसेंथोसाइट में जो हम अभी बात कर रहे थे, सरफेस अगर स्मूथ नहीं रहती तो थोड़ी बहुत, अगर स्मूथ नहीं है, थोड़े बहुत अगर उसमें कांटे टाइप के उठ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बरसेल। लेकिन अगर यही जो कांटे कांटे हैं ये अगर बड़े हो गए, है ना, उसको हम एसेंथोसाइट कहते हैं। ठीक है, कई बार ये सींग की तरह दिखते हैं एसेंथोसाइट, जैसे जो जानवर होते हैं उनके सींग दिखते हैं, है ना।
फिर एनिमल के सींग की तरह। अगला है सिस्टोसाइट। सिस्टोसाइट मतलब होता है आरबीसी अगर टूटकर फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े अगर दिख रहे हैं तो वो हमारे फ्रेगमेंट सेल जो होते हैं वो हमारे सिस्टोसाइट कहलाते हैं। और अगला है टीयर ड्रॉप। टीयर ड्रॉप मतलब आंसू के बूंद की तरह, पानी के बूंद की तरह जब आरबीसी दिखती है तो हम इसको टीयर ड्रॉप कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं भाई शेप में वेरिएशन बहुत अलग अलग टाइप से हो सकता है, करीब 8-9 हमारे लिए इंपोर्टेंट है जो कॉमन है, उन पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो 8-9 जो वेरिएशन है, एबनॉर्मलिटी जो है वो कौन कौन सी हो सकती है? स्पेरोसाइट हो सकती है, ओवेलोसाइट हो सकती है, स्टोमेटोसाइट हो सकती है, टारगेट सेल हो सकती है, सिकल सेल, बर सेल, एसेंथोसाइट और सिस्टोसाइट और टीयर ड्रॉप हो सकती है। अब जो चीज अभी थोड़ी देर पहले अपन ने साइज पे डिस्कस किया था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पेशेंट की अपन माइक्रोस्कोपी करें और उसमें अपन देखें कि उसके कुछ सेल्स छोटी हैं, कुछ सेल्स बड़ी हैं, उनमें दोनों टाइप की सेल्स दिख रही हैं। तो कभी कभी शेप में वेरिएशन के में भी मामले में भी यही होता है। अगर हम पेशेंट की माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, स्लाइड की माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो हमको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी आरबीसी के शेप में वेरिएशन बहुत दिख सकता है। शेप में वेरिएशन मतलब कुछ सेल्स हमको ओवेलोसाइट दिख रही हैं, कुछ सेल्स हमको टारगेट सेल दिख रही हैं, कुछ सेल हमको बर सेल दिख रही हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा होता है शेप में वेरिएशन अगर हमको एक ही पेशेंट में दिख रहा है तो इसको हम एक मेडिकल टर्म में एक वर्ड यूज करते हैं, पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब होता है शेप में वेरिएशन। आरबीसी के शेप में अगर बहुत वेरिएशन दिख रहा है तो हम इसको पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। बहुत बढ़िया, कुमार ने लिखा थॉर्न प्रोजेक्शन जो होते हैं उनको अपन एसेंथोसाइट कहते हैं। बहुत बढ़िया कुमार, है ना। थॉर्न मतलब सींग के आकार के, है ना, तो सींग के आकार के जो प्रोजेक्शन होंगे उसको हम एसेंथोसाइटोसिस कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना इंक्लूजन। इंक्लूजन को मैंने हिंदी में कहा दाग। दाग, अगर आरबीसी में छोटे छोटे दाग लग गए तो हम उसको इंक्लूजन कहते हैं। ये जो इंक्लूजन है ये मोस्टली आयरन की वजह से होते हैं। आयरन क्या होता है भाई? आयरन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का जो मेन कंटेंट होता है वो होता है आयरन। हीमोग्लोबिन के बारे में अपन डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आयरन कभी कभी प्रेसिपिटेट हो जाता है और प्रेसिपिटेट होने की वजह से वो आरबीसी में इंक्लूजन के तौर पर दिखता है। तो ये जो इंक्लूजन है ये अलग अलग टाइप से हो सकता है। कौन कौन से टाइप से हो सकता है देखें अपन। पहला है पेपेनहेमर बॉडी। पेपेनहेमर बॉडी क्या होती है भाई? अगर इंक्लूजन छोटे छोटे साइड में, अगर छोटे छोटे इंक्लूजन दिख रहे हैं जो कि साइड में है, तो ये हमारे पेपेनहेमर बॉडीज कहलाते हैं। या फिर इसके लिए एक वर्ड और भी है, साइटोसाइटिक ग्रेन्यूल्स। पेपेनहेमर बॉडी के बाद में दूसरा आता है हॉवेल जॉली बॉडीज। हॉवेल जॉली बॉडी में अगर ग्रेन्यूल सिर्फ एक ही है और बिल्कुल राउंड के बिल्कुल लास्ट में कोने में दिख रहा है तो इसको हम हॉवेल जॉली बॉडी कहते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पेपेनहेमर बॉडी क्या होते हैं? पेपेनहेमर बॉडी आरबीसी में फ्रेगमेंट, आरबीसी में इंक्लूजन, अगर छोटे छोटे इंक्लूजन अगर कॉर्नर पर दिख रहे हैं तो ये हमारा पेपेनहेमर बॉडी है ना। बहुत सारे ग्रुप में अगर दिख रहे हैं तो पेपेनहेमर बॉडी, लेकिन एक ही अगर दिख रहा है, बड़ा इंक्लूजन अगर हमको एक ही दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे हॉवेल जॉली बॉडी। ठीक है। अगर पूरी की पूरी सेल्स पर बड़े बड़े कोर्स ग्रेन्यूल्स टाइप के दिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग। इसका जो नाम है बेसोफिलिक, ये बेसोफिल की वजह से, बेसोफिल हमारा कुछ इसी तरह से होता है। बेसोफिल्स में ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, तो उसी टाइप के अगर बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं तो वो हमारा बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहलाएगा। और कभी कभी आरबीसी में एक रिंग टाइप की भी दिखती है। ये जो रिंग होती है वो हमको कभी कभी मलेरिया से बड़ी कंफ्यूज करती है। मलेरिया में भी अपन ने रिंग फॉर्म देखते हैं, लेकिन मलेरिया की जो रिंग फॉर्म होती है वो बहुत अलग होती है, इसकी रिंग फॉर्म अलग होती है। ये रिंग फॉर्म अगर अपन को आरबीसी में दिख रही तो हम इसको कैबोट रिंग कहते हैं, है ना। तो अपन देख सकते हैं भाई आरबीसी में अगर अपन इंक्लूजन की बात करें तो 4 तरह के इंक्लूजन हो सकते हैं। कौन कौन से? पेपेनहेमर बॉडीज, हॉवेल जॉली बॉडीज, बेसोफिलिक स्टिपलिंग और कैबोट रिंग। बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको होना ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सिंगल पर्पल कलर का जयप्रकाश ने कहा, बिल्कुल सही भाई। मेटल की पॉइजनिंग की वजह से होते हैं, किरण ने लिखा, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये अपन ने आरबीसी की एबनॉर्मलिटी पढ़ी, और आरबीसी की एबनॉर्मलिटी से आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो उनकी डेफिनेशन भी लिखी है, तो इनको फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने इमेज के थ्रू ही आपको डिस्कस कर दिया कि कौन सी सेल्स हमको कौन सी ना। तो ये आप एक बार पढ़ लेना। छोटी सेल्स माइक्रोसाइट, बड़ी सेल्स मैक्रोसाइट, गोलाकार है तो स्फेरोसाइट, डार्क सेंटर है तो टारगेट सेल, अगर मून के आकार की है तो सिकल सेल, शार्प प्रोजेक्शन है तो बर सेल,
बड़े प्रोजेक्शन है तो एसेंथोसाइट, फ्रेगमेंट सेल है तो सिस्टोसाइट, कॉर्नर में अगर फाइन पर्पल ग्रेन्यूल्स है तो पेपेनहाइमर बॉडीज, सिर्फ सिंगल पर्पल ग्रेन्यूल्स है तो हॉवेल बॉडीज, अगर कोर्स बड़ा एक पर्पल ग्रेन्यूल्स है तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग, राउंड अगर फिलामेंटस है तो कैवर्ट रिंग, और अगर राउंड इंक्लूजन छोटे छोटे हमको दिख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं हेंज बॉडीज। ठीक है, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। आगे भी अपन जब पढ़ेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जब अपन पढ़ेंगे तब अपन इनको थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़िया, कैवर्ट रिंग, राउंड फिलामेंटस, नंदिनी ने लिखा। ठीक है, सुफना डॉट रबित्रा साहू ने लिखा, सुफनर डॉट पे अभी आप मत जाओ भाई, सुफनर डॉट जो होते हैं वो मलेरिया पैरासाइट में दिख रहे हैं, है ना, तो उसको आप अभी छोड़ के रखो, जो अपन डिस्कस करें उन पे या फिलहाल आप ज्यादा एडवांस मत चलो, थोड़ा सा पैसेज लेके चलो, अपन बिल्कुल हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आरबीसी की एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के बाद में हम आगे आते हैं डब्ल्यूबीसी की एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी पे। डब्ल्यूबीसी किस तरह से नॉर्मल दिखती है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल 5 तरह की जो डब्ल्यूबीसी होती है वो नॉर्मल हमने डिस्कस कर लिया। अब एबनॉर्मल किस तरह से होंगी वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अभी मैं टेबल डिस्कस करने वाला हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांस हमेशा होते हैं, और प्रीवियस पेपर को आप उठा के देखोगे तो इनसे क्वेश्चन बहुत बने हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अपन कौन कौन से होते हैं अपने। पहला अपना होता है पेल्गर हेड एनोमली। पेल्गर हेड एनोमली क्या होता है भाई, अगर न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस अगर सिर्फ बाइलोब्ड है। नॉर्मल कैसा होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में 3 से लेकर 7 तक के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर 3 से लेकर 7 तक के लोब्स अगर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट हैं, 2 लोब प्रेजेंट किसमें होते हैं अपन ने पहले पढ़ा, ईओसिनोफिल में भी होते हैं, बेसोफिल में भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स में नहीं होते। न्यूट्रोफिल्स में 3 से ज्यादा ही होते हैं। अगर 2 ही प्रेजेंट है लोब न्यूट्रोफिल्स में, तो इस तरह की जो अबनॉर्मलिटी होती है उसको हम पेल्गर हेड एनोमली कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर न्यूक्लियस अगर 2 है तो हम इसको ईओसिनोफिल क्यों नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी जो पहचान है वो इसके ग्रेन्यूल्स के आधार पे, अगर इसके ग्रेन्यूल्स न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल मतलब उनके कलर ना तो ब्लूइश है ना ही रेडिश है, दोनों का अगर मिक्स कलर है उनका, तो हम इसको न्यूट्रोफिल्स ही बोलेंगे। ग्रेन्यूल्स के आधार पे उसका नाम न्यूट्रोफिल्स होगा। लेकिन अगर इसमें 2 लोब हैं तो हम इसको फिर एबनॉर्मल सेल मानते हैं, और एबनॉर्मल सेल हमारी क्या कहलाएगी, पेल्गर हेड एनोमली। ठीक, आगे दूसरी सेल्स है हमारी एल्डर रियली एनोमली। एल्डर रियली एनोमली क्या होती है भाई, अगर न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत बड़े बड़े हो जाए। ग्रेन्यूल्स में अगर अपन ने नॉर्मल देखा था तो नॉर्मल अपन ने क्या देखा, न्यूट्रोफिल्स में फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा बड़े होते नहीं है। ज्यादा बड़े किसमें होते हैं, बेसोफिल में। तो बेसोफिल में होते हैं तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स में ही अगर बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स हैं तो इसे हम एबनॉर्मल मानेंगे, और इसके लिए हमने एक अलग नाम रख दिया, एल्डर रियली एनोमली। ठीक, आगे बढ़े, आगे अपना है मे हैगलिन एनोमली। एनोमली 3 तरह की हो गई भाई हमारी, कौन कौन सी, पेल्गर हेड एनोमली, एल्डर रियली एनोमली और मे हैगलिन एनोमली। मे हैगलिन एनोमली में क्या होता है, अगर न्यूट्रोफिल्स में कोई बड़ा सा ब्लू इंक्लूजन दिख रहा है तो ये हमारा मे हैगलिन एनोमली कहलाएगा। इस सेल्स को आप देखो, ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं इनको जरा ध्यान से देखो, आप दिख रही होगी, है ना, तो इसमें आपको जो लोब है सिर्फ वो 2 लोब दिख रहे हैं, तो ये हमारा पेलगट है एनोमली, है ना। अगर ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े दिख रहे हैं तो ये हमारा एल्डर रियली एनोमली। लेकिन अगर ब्लू कलर का एक बड़ा सा इंक्लूजन आपको दिख रहा है तो ये हमारा कहलाएगा मे हैगलिन एनोमली। नाम थोड़े से टफ है लेकिन इंपोर्टेंट है, तो आपको याद होना ही होना चाहिए। कोई ट्रिक अगर लगा सको तो कोई ट्रिक भी आप लगा सकते हो, है ना। बाकी इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसमें मुझे लगता नहीं कि ट्रिक की जरूरत पड़ेगी आपको, 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, है ना। एनोमली 3 टाइप की, पेल्गर हेड एनोमली, एल्डर रियली एनोमली और मे हैगलिन एनोमली। पेल्गर जो थी वो लोब्स की वजह से थी, एल्डर जो थी वो ग्रेन्यूल्स की वजह से थी, और मे हैगलिन जो थी वो इंक्लूजन की वजह से थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे अपना है डॉली बॉडीज।
डॉली बॉडीज में क्या होता है, अगर न्यूट्रोफिल्स में छोटा इंक्लूजन दिख रहा है, देखो अगर बड़ा दिखता है तो उसको हम मे हेगलिन एनोमली कहते हैं, लेकिन अगर छोटा इंक्लूजन ब्लू कलर का दिख रहा है तो इसको हम डॉली बॉडीज कहते हैं। डॉली बॉडीज बड़ा अच्छा वर्ड है। बॉडीज से, बॉडीज नाम से बहुत सारे अपनी एबनॉर्मलिटी हैं, उसमें अपने डेलो बॉडीज है, फिर और बॉडीज अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो डॉली बॉडीज जो होता है, न्यूट्रोफिल्स में अगर छोटे छोटे इंक्लूजन दिख रहे हैं तो वो हमारे डॉली बॉडीज कहलाएंगे। आप देखो दोनों में कंपैरिजन करो, इसका जो इंक्लूजन है वो बड़ा है, और अगर ये छोटा इंक्लूजन हुआ तो इसको हम डॉली बॉडीज कहेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आया राहुल का, राहुल ने पूछा है कि सर इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बहुत बढ़िया राहुल, अच्छी चीज पूछी आपने। क्वेश्चन सिर्फ ऊपर एक डेफिनेशन लिखी रहती है। नीतू चौहान ने हाथ खड़ा किया है, तो आप नीतू आप अपना मैसेज लिख दो। हैंड ओवर कोई करता है तो देखो माइक की अभी परमिशन किसी को भी नहीं दी है मैंने, तो आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप मैसेज में लिख दिया करो। हैंड रेज करने की अभी फिलहाल परमिशन किसी को नहीं है। चलो, क्वेश्चन राहुल का है कि राहुल ने पूछा कि सर इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन बनने का एक सिंगल सा पैटर्न होता है, इसमें एक डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन में नीचे जो डेफिनेशन लिखी है कि न्यूट्रोफिल्स अगर बाइलोब्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेल्गर हेट एनोमली। या फिर क्वेश्चन में ऊपर डेफिनेशन लिखी है कि न्यूट्रोफिल्स हैवी ग्रेन्युलेशन इन न्यूट्रोफिल्स इज आल्सो कॉल्ड। अगर न्यूट्रोफिल्स में हैवी ग्रेन्युलेशन है, हैवी ग्रेन्यूल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे। तो उसके हम 4 ऑप्शन है और उसमें से हमारा आंसर हो जाएगा एल्डर रियली एनोमली। और इसी तरह से अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि न्यूट्रोफिल्स में अगर बड़ा ब्लू इंक्लूजन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मे हेगलिन एनोमली। मतलब इसमें क्वेश्चन बनने का सिर्फ एक ही टाइप है, इससे कोई दूसरा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। कैसे बन सकता है क्वेश्चन, ऊपर एक डेफिनेशन होगी और उस डेफिनेशन से पढ़ के, डेफिनेशन को पढ़ के आपको पहचानना है कि उसके लिए कोई एक सिंगल वर्ड कौन सा यूज होगा। जैसे आप हिंदी में आप पढ़ते थे, हिंदी में आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते थे कि जिस स्त्री की कोई पति मर गया हो तो उसे क्या बोलेंगे, फिर आज आखिरी में आंसर आपका निकलता था विधवा, है ना। तो इसी तरह से जिस न्यूट्रोफिल्स में 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पेल्गर हेट एनोमली। जिस न्यूट्रोफिल्स में हैवी ग्रेन्यूल्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डर रियली एनोमली। जिस न्यूट्रोफिल्स में लार्ज ब्लू इंक्लूजन है उसे हम क्या बोलेंगे, मे हेगलिन एनोमली। अगर छोटा है तो उसको हम बोलेंगे डॉली बॉडीज। ठीक है। एक और जयप्रकाश ने वो सर हमने भी पूछा था, इस कंडीशन में बनते हैं। हाँ, अब ये किस कंडीशन में बनते हैं देवेंद्र, ये बहुत बड़ा टॉपिक अपना आने वाला है। अभी मैं बोल रहा हूँ अपन 1 बाय 1 धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। हेमेटोलॉजी अभी अपनी शुरुआत ही हुई है, तो अभी पहले अपन बेसिक चीजें ले रहे हैं। किस कंडीशन में होती है ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, एनीमिया, ल्यूकेमिया, ये सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन और एबनॉर्मलिटी देखते हैं डब्ल्यूबीसी की। और एबनॉर्मलिटी में हमारी अगली है और बॉडीज, एग्जाम में आ चुका पहले। और बॉडीज क्या होती है भाई, अगर ब्लास्ट सेल के अंदर, देखना ध्यान देना आप, अभी तक अपन ने जो 4 एबनॉर्मलिटी पढ़ी वो मैचर सेल्स में पढ़ी थी। और बॉडीज जो होती है वो ब्लास्ट सेल्स में प्रेजेंट होती है। और ब्लास्ट सेल्स अगर ब्लड में दिख रहे हैं तो सबसे पहले अगर ब्लास्ट सेल दिख रहा है इसका मतलब वो पेशेंट को ल्यूकोमिया है, कैंसर वाली कंडीशन है, ब्लड से कैंसर है उसको, है ना। ल्यूकेमिया की कंडीशन में ही ब्लड सेल दिखती है। तो ब्लड सेल में भी अगर निडल लाइक इंक्लूजन दिख रहा है तो उसको हम और बॉडीज बोलते हैं, है ना। बॉडीज देखो, एनोमली भी अपनी 3 थी, बॉडीज भी अपनी 3 है, तीनों को आपको याद रखना है। अगली अपनी बर बॉडीज। बर बॉडी से आप कंफ्यूजन मत होना, अपन ने आरबीसी में भी एक बर सेल पढ़ा। बर सेल अलग चीज है, बर बॉडी अलग चीज है ना। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो बर सेल मतलब आरबीसी के बारे में पूछ रहा है, बर बॉडी मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। पति मर जाए तो विधुर बोलते हैं, पुष्पेंद्र गलत बोल रहे हो, पति मर जाए तो विधुर कैसे बोलेंगे भाई, विधवा बोलते हैं ना। बर बॉडीज क्या होती है भाई, नॉब लाइक एक्सटेंशन अगर है न्यूक्लियस के क्रोमेटिन में। बड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमेशा लोब में प्रेजेंट होते हैं, अपन ने पढ़े, चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे एओसिनोफिल हो, चाहे बेसोफिल हो, सब में लोब्स प्रेजेंट होंगे। अगर इन लोब्स के बीच वाली जो जगह होती है
उसको हम उसका क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड आप कैसे मानोगे, क्या समझोगे क्रोमेटिन थ्रेड? आप ये मान के चल सकते हो कि एक सेल्स के अंदर एक छोटी सी माला पड़ी है, 3 से 7 तक की माला होगी तो वो हमारा न्यूट्रोफिल्स होगा, सिर्फ 2 दानों की माला होगी तो वो हमारा इओसिनोफिल होगा, है ना। तो आप इसको माला से कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे आप एक न्यूट्रोफिल्स के बारे में सोच रहे हो तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में आप सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि इसके अंदर एक माला पड़ी है, उस माला में 7 दाने हैं और उस 7 दाने के बीच बीच में क्या होगा, ये दाने जो होंगे वो एक धागे से जुड़े होंगे, तो ये जो धागा होगा उसको हम उसका क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, बड़ी बात सारी समझ में आपको। किसी भी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस जो होते हैं वो लोब में होते हैं, तो लोब में बीच बीच में आपको एक पतला धागा दिखेगा, इस पतले धागे को हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। अगर इसमें भी क्रोमेटिन थ्रेड में अगर नॉब लाइक एक्सटेंशन है, नॉब लाइक एक्सटेंशन मतलब हल्का सा कोई उठा हुआ कांटा टाइप का आपको दिख रहा है, तो ये हमारा बर बॉडीज कहलाता है ना। बरसेल एक अलग चीज है, बरसेल आरबीसी में प्रेजेंट होती है जो कि उसकी मेम्ब्रेन की वजह से होती है, तो वो एक अलग चीज है। बरसेल आरबीसी में होगी, बर बॉडी हमारी डब्ल्यूबीसी में होगी। ठीक है, राजा ने लिखा है बर बॉडी हमारी साइटोलॉजी में भी आती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है राजा। आगे पढ़ते हैं अपन स्मज सेल। स्मज सेल क्या होती है भाई? स्मज सेल अगर लिम्फोसाइट बास्केट टाइप की दिख रही है, बल्ब टोकरी की तरह, टोकरी कैसी होती है, टोकरी में पकड़ने के लिए अपना एक हैंडल होता है, तो इसी टोकरी की तरह अगर अपन को लिम्फोसाइट दिख रही है तो इसको लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्मज सेल, है ना। और सबसे आखिरी है हमारी टर्क सेल। टर्क सेल क्या होती है? ब्लड में अगर प्लाज्मा सेल दिख रही है, प्लाज्मा सेल क्या होती है अपन इसको अच्छे से आगे डिस्कस करने वाले हैं हीमोपोएसिस वाले चैप्टर में। फिलहाल आप इतना ही समझो, इतना ही डेफिनेशन को याद रखो। आप ब्लड में अगर प्लाज्मा सेल दिख रही हैं तो इस सेल्स को हम टर्क सेल कहते हैं। तो ये 7-8 डेफिनेशन है, 8 डेफिनेशन एबनॉर्मलिटी पे है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। एक्स क्रोमोसोम्स में एक एब्सेंट होता है, उसको अपन बर्बोडीज कहते हैं। थोड़ा छोड़ के रखो राजापाल, अपन साइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। देखो जो चीजें जिस टॉपिक पे चल रही है उस पे ही अपन डिस्कशन करो तो ज्यादा अच्छा है, फालतू में कंफ्यूजन होता है, तो साइटोलॉजी की चीजों को अपन साइटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बास्केट बॉल, बहुत बढ़िया, बास्केट बॉल की तरह अपन इसको यूज बोल सकते हो, टर्क सेल, है ना। नहीं सॉरी, स्मज सेल, स्मज सेल जो होती है वो बास्केट लाइक होती है, टर्क सेल जो होती है वो प्लाज्मा सेल जो होती है ना। तो टोटल ये 8 जो है वो डब्ल्यूबीसी की एबनॉर्मलिटी होती है। डब्ल्यूबीसी के बाद अगर अपन प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट जो होते हैं वो तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कोई एबनॉर्मलिटी पॉसिबल नहीं है ना। ब्लड सेल्स में एबनॉर्मलिटी जब होगी तो वो सिर्फ आरबीसी में होगी या फिर डब्ल्यूबीसी में होगी। प्लेटलेट में अगर एबनॉर्मलिटी होती है तो सिर्फ उनकी नंबर में कम हो जाती है। नंबर में कम मतलब उनकी जो संख्या है जैसे 1.5 लाख से 3.5 लाख एक एवरेज नॉर्मल पर्सन में होती है, तो 1.5 लाख से कम अगर संख्या होगी तो उसे हम उसकी एबनॉर्मलिटी बोलेंगे। तो वो सिर्फ नंबर में ही कम हो सकते हैं, उनके साइज में या शेप में वेरिएशन नहीं हो सकते, या फिर उनमें कोई इंक्लूजन नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं इंक्लूजन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे फ्रेगमेंट है तो उसमें कहाँ इंक्लूजन बनेगा, है ना। तो नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या जैसी कंडीशन है प्लेटलेट में। ठीक है, तो प्लेटलेट में इस तरह से कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती, वो अपन को सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी में ही पढ़नी होती है। प्लेटलेट में कोई एबनॉर्मलिटी आई तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, मतलब कम ही प्लेटलेट होंगी, बस इतना। ठीक है, चलो तो ये था हमारा भाई आज का टॉपिक, डेंगू में कम हो जाते हैं, किरण ने लिखा बिल्कुल सही। सर एमसीक्यू इनका कब से होंगे? जयप्रकाश ने लिखा एमसीक्यू, भाई एमसीक्यू सिर्फ इसलिए होते ताकि आपको मालूम चले कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो इसका अपन एक बार पहले थ्योरी पूरी खत्म कर लेते हैं हेमेटोलॉजी की, तो फिर अपन लास्ट में फिर अपन एमसीक्यू करेंगे जैसे भी पॉसिबल होगा। देखो हम अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है उतना कर रहे हैं। थोड़े से अभी दिनेश सर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़े से अपने क्लास का जो रूटीन था वो थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, है ना। जितना अच्छा हो सकेगा उतना करेंगे। तो अभी आप थ्योरी को पढ़ते हुए चलो, इसके एमसीक्यू भी डेफिनेटली आपको एमसीक्यू में कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत एमसीक्यू हमारे पास, बहुत ज्यादा कंटेंट है हमारे पास, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। अभी आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए, एमसीक्यू कवर कराने का जिम्मा हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको 100% करीब 8 से लेकर 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन आप कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। ठीक है, चलो दिनेश सर अभी ठीक है भाई, बढ़िया है पहले से। सर कल या मॉर्निंग में इसके एमसीक्यू होंगे? नहीं, एमसीक्यू की क्लास नहीं होगी रविता। अब अपन ने क्या किया है,
अभी अपन लगातार थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हेमेटोलॉजी लगातार अपन 14 क्लास लगातार थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब पूरी हेमेटोलॉजी अपन एक साथ थ्योरी को कवर करेंगे। इसके एमसीक्यू अपन लास्ट में बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है हरिओम, अभी वो बेड रेस्ट पे डॉक्टर ने बोला है, तो अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है उनका, ठीक है। हाँ देखो, पुतिन ने एक क्वेश्चन लिखा है कि सर टी सेल थाइमस में बनती हैं या मैच्योर होती है, ये पुतिन का मैसेज है ना। इसको अपन हीमोपोइसिस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। टी सेल एक्चुअली पुतिन टी सेल जो होती है वो थाइमस में मैच्योर होती है, लेकिन कॉमन भाषा में यही बोला जाता है कि टी सेल जो होती है वो थाइमस से बनती है। उनका नाम भी एक्चुअली टी सेल थाइमस की वजह से ही है ना। अब मैच्योर होने का मतलब क्या है भाई, स्टेम सेल एक बार बोन, देखो स्टेम सेल तो बनेगी बोन मैरो से बनेगी, लेकिन वो स्टेम सेल जब थाइमस में पहुंचती हैं तो थाइमस उस स्टेम सेल को लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर देता है, तो वो हमारी टी सेल बन जाती है ना। तो थाइमस से पूरी तरह नहीं बनती, पूरी तरह बनने का मतलब थाई ऐसा नहीं कि थाइमस से ही वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वहां पर वो मैच्योर होती हैं, लेकिन वो स्टेम सेल वहां पर पहुंचने के बाद फिर मैच्योर होती हैं। तो अपन यही कॉमन भाषा में यही बोला जाता है कि टी सेल जो होती है वो थाइमस से बनती है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट में एमसीक्यू मिल जाएगी क्या? नहीं मुन्ना, टेस्ट सीरीज आपको जितनी भी चल रही हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं अभी, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और एग्जाम वाइज, तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज में कोई भी एमसीक्यू आपको पीडीएफ के तौर पे नहीं मिलेंगे। पीडीएफ जो आपको मिलते हैं वो सिर्फ दिनेश सर वाले एमसीक्यू ही मिलते हैं। तो फिलहाल अभी दिनेश सर के एमसीक्यू भी हेमेटोलॉजी के नहीं हो रहे हैं, तो वो अपन करेंगे। कल क्लास का टाइम क्या रहेगा? कल मॉर्निंग 6 बजे, सुबह 6 बजे क्लास होगी। तो अभी देखो क्लास अपन 2 टाइम पे रखेंगे, एक रात को 9 बजे और एक मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, दोनों टाइम थ्योरी होंगी, ठीक है। भंडार है सर के पास जो बटेगा, रुको जरा, कपिल ने लिखा है भंडार है, वाकई भंडार है, करीब 8000 एमसीक्यू दिनेश सर के पास है, बिल्कुल टेंशन मत करो आप, है ना। सर क्लास टाइमिंग क्या रहेगा, विजय ने पूछा। विजय, रात को 9 बजे और सुबह 6 बजे, ये अपनी क्लास का टाइम रहेगा पूरे एक हफ्ते तक। एक हफ्ते के बाद फिर अपन टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। हाँ, एक शारदा ने लिखा है कि इंग्लिश की क्लास कब होती है। तो देखो शारदा, हिंदी और इंग्लिश और जीएसजी के, इनके क्लास का भी अपन ने फिक्स टाइम नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक रीजन है कि अपनी ऑलरेडी 3-3 लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो 3-3 लाइव क्लास के अलावा चौथी भी लाइव क्लास का शेड्यूल बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। तो मॉर्निंग और इवनिंग में तो हम लोगों की क्लास चली रही है, स्वप्निल सर की क्लास एक फिक्स टाइम पे चल रही है, मेरी क्लास फिक्स टाइम पे चल रही है, दिनेश सर की भी चलती थी, अभी ब्रेक हुआ है, वो बात अलग है। तो इतनी 3-3 क्लास के अलावा चौथी क्लास को एक फिक्स टाइम पे करना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल उसको आप प्री रिकॉर्डेड के तौर पे समझो। आप प्री रिकॉर्डेड मतलब ये कि जिस टाइम पर वो पॉसिबल हो सकती है, दोपहर में दोपहर में 1:30 बजे के करीब वो होती है। आज हालांकि हो नहीं पाई, सर को थोड़ा बिजी रह गए थे, वो कहीं पे बिजी थे तो वो आ नहीं पाए, ठीक है। लेकिन डेली वो 1:30 बजे के आसपास क्लास होती है, तो आपको नोटिफिकेशन 10 मिनट पहले मिल जाया करेगा, ठीक है। सब पढ़ेंगे अपन, लाइफ स्पेन वगैरह सब पढ़ेंगे, देवेंद्र थोड़ा सा न्यूअर चेम्बर वगैरह सब कुछ, ठीक है। हाँ, किरण ने लिखा है नॉन टेक्निकल के होंगे, बिल्कुल नॉन टेक्निकल के भी अपने टेस्ट सीरीज होंगे, वो नेक्स्ट मंथ से अपन शुरू करेंगे। फिलहाल नॉन टेक्निकल को आप थ्योरी को ही समझते हुए चलो, जैसे स्वप्निल सर की क्लास चल रही, तो आप थोड़ा उसको समझते हुए क्लास को अटेंड करते हुए चलो। नेक्स्ट मंथ से अपन उनकी प्रैक्टिस पे भी ध्यान देंगे, उसके भी आपके टेस्ट सीरीज शुरू होंगे आपके नेक्स्ट से, है ना। आज नहीं हो पाई थी दीपक, सुमित सर को थोड़ा सा कहीं फंस गए थे किसी अर्जेंट काम में, तो वो आज आ नहीं पाए, आज वो क्लास नहीं ले पाए। पहले उन्होंने कोशिश की थी कि शाम को 5 बजे तक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, कल उनकी हो जाएगी। और सुमित सर ने प्रॉमिस किया है कि भाई अगर ऐसा लगता है कि क्लासेस कम हो रही हैं, तो वो संडे के दिन एक मैराथन क्लास भी रख सकते हैं। मैराथन में बहुत सारे टॉपिक वो एक साथ कवर करा देंगे आपके। सबके नोट्स मिलेंगे दिया, इंग्लिश के भी मिलते हैं, हिंदी के आपको मिल ही गए हैं, इंग्लिश के भी मिलेंगे, मैथ के भी मिलेंगे, जीएस के भी मिलेंगे, जीके भी मिलेंगे, लेकिन नोट्स में थोड़ा टाइम मिलता है वो आपको। देखो नंबर ऐड करने का शारदा यहाँ पर या ऐप में मत लिखा करो आप, नंबर के लिए मैं पुरानी क्लासेस में बोल चुका हूँ, कोचिंग का एक सेपरेट नंबर है जो कि आपको ऐप के बैनर पे मिल जाएगा। बैनर से उस ऐप के नंबर को आप निकालो और उस पे एक मैसेज कर दो, उस नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दो, आप अपने आप ही ग्रुप में ऐड हो जाओगे, है ना। तो जो प्रोसेस है वो फॉलो करा करो, आप खुद फॉलो नहीं करते हो, फिर बाद में बोलते हो सर दिक्कत आ रही है।
नेक्स्ट मैथ के टेस्ट भी चालू कर देंगे अपन जयप्रकाश, है ना, थोड़ा सा पैसेंस रखो। चलो भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दो भाई, है ना, मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।